नमस्कार दोस्तों, पंचायती राज एक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे आपको पंचायती राज अधिनियम, ग्राम सभा अधिनियम, मनरेगा एक्ट, साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार की नई सरकारी योजनाओं के बारे में आपको संपूर्ण और विस्तृत जानकारी दी जाती है, वो भी भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से, जिससे आपको आपके हक, आपके अधिकार के प्रति आपको जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पंचायती राज की अवधारणा में पंचायती राज का इतिहास एवं दर्शन, कि पंचायती राज व्यवस्था जो कानून है वो कैसे आया, कहाँ से आया, किसने लाया और ये हमारे संविधान के रूप में हमें कब मिला। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि पंचायती राज अधिनियम, ग्राम सभा अधिनियम, मनरेगा कानून, सरकारी योजना और आपके हक एवं अधिकार से संबंधित जो भी यहाँ पे कानून के दृष्टिकोण से बात की जाएगी वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, पंचायती राज के बारे में अगर किसी से पूछा जाए या आपसे ही पूछा जाए कि पंचायती राज क्या है, तो आप में से किसी का जवाब रहेगा कि इसमें मुखिया होते हैं, पंचायत सचिव यहाँ पे काम करते हैं, या एक पंचायत भवन होता है, पंचायत बिल्डिंग होता है जो हर एक पंचायत में बनाया जाता है, और तरह तरह के आप लोग बातें बता सकते हैं जो आपको जानकारी है। असल में क्या है दोस्तों, पंचायती राज सिर्फ एक भवन ही नहीं है। पंचायती राज सिर्फ मुखिया का ही, वार्ड मेंबर का ही सिलेक्शन का, चयन का उन्हीं का जिम्मेवारी नहीं है। पंचायती राज में सिर्फ पंचायत सचिव काम करेंगे वही नहीं है। दरअसल पंचायती राज एक अधिनियम है और इस अधिनियम को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम भी किसी एक पंचायत में रहते हैं, हमने भी किसी मुखिया को जिताया है, हमारे लिए मुखिया बना है, हमारे लिए वार्ड मेंबर बना है, हमारे पंचायत में पंचायत सचिव सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। तो उन सभी के कार्य, दायित्व, जिम्मेदारियां अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जो कि जनताओं के हित में नहीं है, या फिर कुछ मिस्टेक करते हैं, तो हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं है ना कि मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत सचिव का कार्य एवं दायित्व, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। तो वो सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों, ये एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है दोस्तों खुद का शासन, मेरा शासन। जैसे हम अपना घर में अपना नियम लागू करते हैं कि शाम के बाद जितने अगर सूर्यास्त हो जाते हैं, इसके बाद घर से कोई भी बाहर नहीं निकलेंगे, और भी जो हम लोग घर में अपना नियम लागू करते हैं, अपना एक शासन चलाते हैं घर में, आप सभी कोई चलाते होंगे। ठीक उसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था भी जो है वो एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। और इसका जो इतिहास है दोस्तों, वो आजकल से नहीं है, ये बहुत ही पुराना इतिहास रहा है इसका, और हमारी ये पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत है। देखा जाए और इतिहासकारों का मानना है कि पंचायती राज जो व्यवस्था आज अधिनियम के रूप में लाया गया है, ये आज से नहीं, वैदिक काल से ही हमारे देश में पंचायती राज प्रणाली का जो है विद्यमान थी। भारत में पंचायत एक लघु प्रशासनिक, लघु मतलब बड़ा, बहुत बड़ा प्रशासनिक इकाई थी, जो ग्रामीणों की समस्या का हल ग्राम स्तर पर करती थी। बहुत पहले वैदिक काल, आप समझ सकते हैं, उस टाइम पंचों को परमेश्वर माना जाता था, यानी कि 5 आदमी, पंचों मतलब हम 5 ही समझते हैं, तो पंच होता था। पंच में जो भी फैसला लिया जाता था उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता था, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था।
कि हाँ 5 लोगों ने, इन पंचों ने ये फैसला लिया है, अब यही होगा। ऐसा समझ लीजिए कि उस टाइम पंच ही परमेश्वर होते थे। और जो वहाँ पे फैसला लिए जाते थे दोस्तों, जो भी बातचीत किए जाते थे, वो निष्पक्ष भाव से करते थे, पूरे निष्ठापूर्वक करते थे गांव के लोग, पंच लोग। इसके बाद ही सर्वसहमति से कोई निर्णय लेते थे। आप सभी कोई जानते हैं दोस्तों, हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम था। अंग्रेज़ हमारे यहाँ पे शासन करने लगे थे, व्यापार के नाम से आए और वो यहाँ पे शासन करने लगे, लोगों को ग़ुलाम बनाने लगे, अपना हिसाब से वो काम करवाने लगे। लेकिन उसके पास भी एक शासन था, उसके पास भी एक नियम था, और वो उसी नियम के आधार पर ही काम करता था, और वो भी हमारे पंचायती राज सिस्टम के जैसा ही उसका कुछ नियम था, उसी हिसाब से ही वो काम करता था। चार्ल्स मैक्टॉफ को आप लोग जानते होंगे, उन्होंने इस प्रणाली को सूक्ष्म गणराज्य कहा। सन 1985 में लॉर्ड निपन का स्थानीय निकाय कानून पारित करने का मूल वजह पंचायतों पर आधिपत्य जमाना ही था। उस टाइम भी एक नियम पारित हुआ था 1885 में। इस कानून की सदस्यता से वे स्वशासी संस्थाओं में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी समर्थक और नामजद कराकर इस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहते थे। मतलब वो पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहता था कि हमारा ऐसा शासन बने, हम लोग मेरे साथ हो, ताकि मेरा शक्ति बढ़े। इसी वजह से प्रणाली के लोकतांत्रिक स्वरूप को विकृत करने का कारण बना। अन्यथा पुराने ज़माने में गांव के लोगों की सभाएं होती थी, ये सभाएं ही गांव के सारे कामकाज देखते थे। तो अंग्रेज़ों का तो हम लोग पहले गुलाम रह चुके थे, वो जैसा करते थे हम लोग वैसा करना पड़ता था। इसके बाद अंग्रेज़ों के बाद क्या हुआ, राजा महाराजाओं का ज़माना आया। हम लोग राजाओं महाराजाओं के ज़माने में आप में से बहुत होंगे, हमारे बाप दादा हैं, वो लोग जानते होंगे उस चीज़ को कि राजा महाराजाओं का भी एक ज़माना हुआ करता था। और उस टाइम भी शासन व्यवस्था राजाओं के कॉन्सेप्ट से ही अभी लिया गया है, क्योंकि राजा जो होता था वो भी अपना एक कानून बनाया करता था, उसका भी एक शासन चलता था जिसमें बहुत तरह के मंत्री होते थे। हम लोग आज शतरंज खेलते हैं ना, तो वो भी होता है ना, कोई राजा होता है, कोई रानी होता है, कोई घोड़ा होता है, कोई सिपाही होता है, कोई सेनापति होता है, कोई हाथी होता है। तो वो जो खेल आया है वो भी पंचायती राज आपका जाकर के राजा महाराजाओं के ज़माने से ही आया है। ठीक उसी प्रकार ये जो पंचायती राज का अवधारणा है, ये भी राजा महाराजाओं के ही ज़माने से होकर के आया है। राजा भी अपना कानून लगाया करता था, गांव में पंचायत का एक यूनिट बनाया जाता था, इकाई बनाया जाता था, वहाँ पे लोग बैठक करते थे, वहाँ पे बातचीत करते थे। और राजा का हर गांव में आदमी होता था, उनमें से कुछ आदमी ऐसे होते थे जिन्हें कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दिया जाता था, जैसे कि राजा को गांव से लगान जमा करके देना, जो टैक्स हम लोग बोलते हैं। हर गांव में पहले टैक्स उठाया जाता था, लोगों से टैक्स उठा करके वो राजा के जो कोष है, फंड है, वहाँ पे जमा देना पड़ता था। अगर उस राज्य में किसी ने अपराध किया है, कोई गुनाह किया है, कोई चोरी किया है, मारपीट किया है, कोई भी अपराध किया है, तो उसको पकड़ने का भी एक समिति बनाया था राजा ने। उस राज्य अंतर्गत गांव में पंचायत स्तर में जो तालाब होता था, नदी होता था, नहर होता था, वो सारे को देख रेख के लिए भी गांव स्तर में आदमी नियुक्त किया था, उसके लिए भी एक समिति टाइप का बनाया था। इन सभी कार्यों के लिए गांव के लोगों द्वारा ही समितियां बनाई जाती थी। समिति में कितने लोग होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी, ये सारा चीज गांव के लोग ही तय करते थे। पर कुछ क्षेत्र ऐसा हुआ करता था दोस्तों, राजा या जमींदार भी हुआ करते थे, जहाँ पे स्थानीय स्वशासन कार्य करती थी। वहाँ भी महिलाओं और दलितों को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था। उस टाइम तो सारा अधिकार तो राजा ही रखा करता था ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा अधिकार जो है गांव वाले को नहीं दिया जाता था। उनकी भागीदारी प्रतिबंधित होती थी। पहले तो ऐसा होता था कि नहीं, मीटिंग हुआ है तो यही लोग आएंगे,
बाकी किसी भी अन्य जाति के धर्म के लोग वो लोग नहीं आएंगे। जैसे महिला को उस टाइम किसी भी मीटिंग में भाग लेना, किसी भी बैठक में भाग लेना बिल्कुल भी इजाज़त नहीं था, परमिशन नहीं था। इसके बाद जो दलित है, पिछड़े जाति के लोग हैं, उन्हें भी मीटिंग में बैठने के लिए इजाज़त नहीं दिया जाता था, प्रतिबंध लगा दिया जाता था। परंतु अधिकांश परिवार में से उसमें भागीदारी होती थी, इसीलिए यह लोकतांत्रिक बन पाया। जब सारे लोग इकट्ठा होने लगे धीरे धीरे, तो इसके बाद से वो लोकतांत्रिक का एक रूप बनता चला गया। अब जैसे जैसे राजतंत्र मजबूत होता गया, राजा के मरने के बाद उनके बेटे राजा बनने लगे, एक राजा को हराकर दूसरे राजा बनने लगे उसके क्षेत्र पर, और अधिपत्य मतलब अपना जो शासन है वो चलाने लगे। जितना बार जो राजा बनता था वो अपना नियम लागू करता था, फिर वो राजा मर गया या फिर उसको हरा करके कोई दूसरा राजा आ गया, वो अपना नियम लागू करते थे। इस तरह से वहाँ पे करने लगा। राजा के बारे में कहा जाने लगा कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब राजा जो भी कहता था, जो भी आदेश निकालता था, वो पत्थर का लकीर हो जाया करता था। अगर राजा कहता था कि इसको फांसी दो, तो वो फांसी पे चढ़ेगा, उसमें कोई सुनवाई नहीं। आज तो हमारे देश में ये नियम लागू है कि फांसी का आदेश होने के बावजूद भी राष्ट्रपति द्वारा उसे रोका जा सकता है। एक ऑप्शन है, लेकिन उस टाइम कोई भी ऑप्शन नहीं था। उसकी मर्जी, उसका कानून चलता था, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता था। वो सब पर कानून लागू करता था, आपको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन उस पर कोई भी कानून लागू नहीं था। और उस स्थिति में स्थानीय स्वशासन की जो प्रथा है वो कमज़ोर होती गई। लोगों में डर बैठता गया, लोगों में भय बैठता गया कि राजा आएगा, मार देगा, पीट देगा, कुछ भी कर देगा, क्योंकि उस टाइम राजा का ही कानून चलता था, राजा पर तो कोई कानून नहीं था। तो लोगों का जो भागीदारी होना है, लोगों का जो बात रखा जाना है, वैसा उस टाइम कुछ नहीं हुआ होता था। इसके बाद सन 1600 से 1900 के बीच में जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार बढ़ने लगा, लोग सीखते गए, पढ़ते गए, चीज़ों को समझते गए, जानते गए, उस टाइम क्या हुआ, धीरे धीरे राजा का मनमानी पर रोक लगाने के लिए लोगों ने सोचना शुरू किया कि नहीं, ये कानून बनाता है, हमारा तो कोई कानून ही नहीं है, उस पर तो कोई कानून ही नहीं। वो अगर गलत भी करता है, राजा अगर गलत भी करता है तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उस पर तो कोई कानून नहीं है। लेकिन ये लोगों में सोच विकसित होने लगी कि राजा का जो मनमानी किया जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। और विश्व में कई देश ने राजा के राज्य खत्म कर लोगों द्वारा चुनी गई सरकार बनाई गई थी। ये धीरे धीरे लोग जैसे जैसे पढ़ते गए, शिक्षा लेते गए, वैसे वैसे लोग समझते गए चीज़ों को। इस तरह राज दरबार की जगह कानून बनाने के लिए संसद बने। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आप सभी को ये जानते हैं, सन 1947 को देश आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ों के चंगुल से, मुग़लों के चंगुल से सारा चीज़ देश आज़ाद हुआ। जब हमारा स्वतंत्र भारत हमारे सामने आया, तो उस टाइम सबसे बड़ा चुनौती था कि देश को चलाया कैसे जाएगा, हम कैसे इतने बड़े देश को चलाएंगे। तो उसी टाइम कानून बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जिम्मेदारी था, वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को दिया था। तो उन्होंने ये सारा चीज़ खोज शुरू की कि पहले के लोग कैसे शासन करते थे। अंग्रेज़ ने भी शासन किया, उन्होंने कैसा शासन किया, मुग़लों ने भी शासन किया, उन्होंने कैसा शासन किया, राजाओं महाराजाओं ने भी शासन किया, उन्होंने कैसा शासन किया। उन्हीं लोगों को शासन को देखते हुए उनमें से ही कुछ चीज़ों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और यहाँ पे कानून को बनाया गया हर चीज़ के बारे में। देश में कानून तो बन गया दोस्तों कि हमारे देश को कैसे चलाना है। यहाँ भी हम राजाओं के जैसे प्रधानमंत्री को चुनेंगे, हमारे भी कई नेता होंगे, कई भी मंत्री होगी। राजा महाराजाओं के ज़माने में जो कंसेप्ट था वो यहाँ भी इस जगह पे लागू हुआ कि हमारा भी एक राजा होगा जो हमारा प्रधानमंत्री होगा, हमारा भी अलग अलग सेनापति होंगे जो हमारे फोर्स होंगे। जैसे अभी के ज़माने में हमारा पुलिस फोर्स है, IRB है और तरह तरह के फोर्स हैं, एयरफोर्स हैं, वो सब भी होने लगे। इसके बाद हमारे पूरे देश को चलाने के लिए अलग अलग मंत्री होंगे, तो वो मंत्री भी हो गया, सारा चीज़ तो हो गया। इसके बाद देश में विकास का ढांचा तैयार किया गया।
कि हमें अब जो देश है उसमें हमको विकास कैसे करना है। क्योंकि देश को विकास करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि गांव विकास हो। हम जिसमें रहते हैं उस गांव में सारा चीज़ अच्छे तरीके से हो, पीने के लिए पानी हो, चलने के लिए सड़क हो, रहने के लिए मकान हो, खाने के लिए रोटी हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, सारा चीज़ व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारा गांव पहले विकास होगा, आपका गांव पहले विकास होगा, तभी जा करके सारे गांव मिला करके एक पंचायत विकास होगा। सारे पंचायत विकास होने के बाद एक प्रखंड विकास होगा, सारे प्रखंड विकास होने के बाद एक जिला विकास होगा, सारे जिला विकास होने के बाद पूरे राज्य विकास होगा। देश के सभी राज्य विकास होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हमारा देश विकासशील देश है। तो कहाँ से आया? हमारा गांव से आया। और भारत में आज भी लगभग 6 लाख सिर्फ गांव है, और आज भी इसकी 3/4 जनता गांव में ही रहती है। देश का जो 3/4 हिस्सा है वो गांव में ही रहती है, गांव बसा हुआ है। आज़ादी के लगभग 50 से 55 साल के बाद कई जन विकास योजनाएं, गरीबी हटाओ अभियान, तरह तरह के अभियान, ये सब लागू करके किए गए ताकि हमारा गांव विकास हो, लोग जागरूक हो और गांव हमारा डेवलप हो, विकास हो। लेकिन इतने सारे अभियान, इतने सारे कार्यक्रम, प्रोग्राम, ये सब लागू करने के बावजूद भी जितना बदलाव होना था उतना नहीं हो पाया। देश के विकास और सामाजिक बदलाव में लगी संस्थाएं जैसे कि योजना आयोग, देश की सरकार, देश का संसद, सबको एक नई दिशा में सोचने की ज़रूरत महसूस हुई कि हमको अगर गांव विकास करना है, हमारा देश विकास करना है, तो हमको पहले गांव विकास करना पड़ेगा। और गांव विकास के लिए तरह तरह के कार्यक्रम, तरह तरह के अभियान चलाई गई, लेकिन फिर भी उतना बदलाव नहीं हुआ। तो जो हमारे योजना आयोग हैं, देश का जो सरकार था, संसद था, सब लोग सोचने लगे कि नहीं, हमको कुछ दूसरा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि गांव हमें हमारा बदलाव हो। इस सोच में जो राजनीतिज्ञों होता है, जो राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है, जो गांव में समाज सेवा करते हैं, अलग अलग जो संस्था हैं बड़े बड़े, और विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी भूमिका अदा की एवं विचार विमर्श के उपरांत यह नतीजा निकला कि जिले और उसके निचले स्तर की पंचायत इकाइयों को और शक्ति मिलना चाहिए। पहले तो ज़्यादा शक्ति नहीं था, सारा चीज़ सरकार ही करता था, सरकारी कर्मचारी ही करते थे, इसीलिए ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ करता था। तो ये सोच विकसित हुआ कि जिले या उसके निचले स्तर तक की पंचायत इकाइयों को शक्ति मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शक्ति मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लागू हुआ, जो पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में अविस्मरणीय थी, जिसमें पंचायत स्तर पर सरकार बनाने को लेकर के निर्णय लिया गया। पंचायत स्तर को सारा का सारा शक्तियाँ देने का निर्णय हुआ, और इसी सोच के साथ भारतीय संविधान में 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन किया गया। तो दोस्तों, ये रहा हमारे देश में पंचायती राज का इतिहास, उसका कॉन्सेप्ट, कब आया, कहाँ से आया, कैसे आया, किस रूप में आया, वो सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें आपको 73वां संविधान संशोधन जो हुआ, उसमें क्या संशोधन हुआ, उसमें किसको क्या और कितनी शक्तियाँ मिली, और भी 73वां संविधान से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही नई नई रोमांचक
संविधान के बारे में आपको जानकारी मिलता रहे, खास करके पंचायती राज संविधान, ग्राम सभा संविधान। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं दोस्तों, और मेरा ये आप सभी से वादा है दोस्तों कि आपको पंचायती राज संविधान का संपूर्ण जानकारी हम देने का कोशिश करेंगे। ग्राम सभा का जो शक्ति, ग्राम सभा का जो पावर, ग्राम सभा का जो सबसे बड़ा जो दायित्व है, कितना शक्ति है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको हम जानकारी देने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती है नए नए, वो क्या हैं, उसको कैसे हम लाभ ले पाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि जैसे ही हम अगले वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।